वेजिटेशन वनस्पति पढ़ रहे थे कल हम लोग। हमने मिट्टियाँ पढ़ी थी, मिट्टियाँ पढ़ने के बाद हमने वनस्पति स्टार्ट की थी। तो वनस्पति में हमने दो प्रकार की स्टार्टिंग की जो वनस्पति भी पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी हमने सदाबहार वनस्पति, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। एक हमने दूसरी पढ़ी थी मानसूनी वनस्पति, ठीक है, या पतझड़ी वनस्पति। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों में क्या माइनर सा डिफरेंस है, कि बारिश का अंतर है, टेम्परेचर का अंतर है, कि जो सदाबहार वन है वो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और कठोर लकड़ी के होते हैं, जबकि मानसूनी या पतझड़ी वन होते हैं एक साल में पत्ते गिराते हैं एक बार, और ये 100 सेंटीमीटर की वर्षा का औसत रहता है, ठीक है। इनमें मिश्रित रूप मिलते हैं इनके अंदर वनों के। उसके बाद अब हम तीसरी जो है वनस्पति की बात करते हैं हमारी, जो वो पहली सदाबहार हो गई, दूसरी हमारी जो मानसूनी वनस्पति हो गई, तीसरी वनस्पति हमारी मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय। देखिए दोनों नाम लिए हमने यहाँ पर, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय वनस्पति का मतलब है कि जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल शुष्क दशाएं होगी, और अर्ध मरुस्थलीय का मतलब जहाँ पर कुछ मात्रा में पानी होगा, अर्ध शुष्क दशाएं होगी। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो अरावली के पश्चिम की तरफ वाला जो भाग है उसमें मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय दोनों प्रदेश आते हैं। कि मरुस्थलीय में जैसे बात करें कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है जोधपुर वाला, ये है मरुस्थलीय क्षेत्र में, क्योंकि पूरी तरीके से डेजर्ट है, मरुस्थल है। फिर हम बात करते हैं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र की। तो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र जो अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे फैला हुआ है, जैसे हम नागौर की बात करें, सीकर की बात करें, झुंझुनू की बात करें, चूरू की बात करें, पाली की बात करें, राजसमंद की बात करें, ये जो क्षेत्र है ये है अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। तो ये तो एक समझाने के पर्पज से था, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अब कि ये वनस्पति कहाँ कहाँ मिलती है। देखिए भारत में न्यूनतम वर्षा के जो क्षेत्र है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। न्यूनतम वर्षा का मतलब है कि मरुस्थलीय में तो 20 से 25 सेंटीमीटर जो है वर्षा का औसत रहेगा, जबकि हम अर्ध मरुस्थलीय की बात करें तो 50 सेंटीमीटर वहाँ पर वर्षा का औसत रहेगा, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर से जो कम औसत वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। अब ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान, जैसे कि हमने बात करा कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम वाला भाग, ठीक है। मध्य प्रायद्वीपीय पठार के विदर्भ क्षेत्र, जो महाराष्ट्र के अंदर हमने बात की थी जब हम इसके प्राकृतिक उसकी बात कर रहे थे क्षेत्रों की, तो उसमें हमने सह्याद्री पर्वत की बात की थी। तो सह्याद्री पर्वत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर तो अधिक मात्रा में बरसात होती है मानसून के जरिए, तो वो तो काफ़ी मतलब बारिश वाला क्षेत्र है। जबकि जो विदर्भ क्षेत्र या तेलंगाना वाले क्षेत्र की बात करते हैं, इसका ढाल विमुख क्षेत्र, सह्याद्री का ढाल विमुख यानी कि सह्याद्री पर्वत के पूर्वी तरफ जो भाग आते हैं विदर्भ और तेलंगाना, वो आते हैं इस क्षेत्र में। यानी यहाँ भी बारिश कम होती है क्योंकि ये पर्वतों की दूसरी तरफ पड़ते हैं क्षेत्र, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश बहुत कम मात्रा में होती है विदर्भ और तेलंगाना क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक और क्षेत्र है जहाँ पर कम बारिश होती है, जिसकी बात करें कश्मीर। कश्मीर है, वहाँ पर केवल बर्फबारी होती है, और बर्फबारी भी केवल जो हिमालय वाले क्षेत्रों में उन्हीं में होती है। लेह लद्दाख वाले क्षेत्र है वहाँ पर केवल ठंडी हवाएं चलती है, बर्फबारी भी नहीं होती है। केवल समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होने के कारण वहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है, ठीक है। तो जो कश्मीर का जो लेह लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पे बारिश वगैरह या बर्फबारी बहुत कम होती है। तो ये कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है कि वनस्पति न के बराबर है, जो खेजड़ी वगैरह इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। विदर्भ वाला क्षेत्र है वहाँ भी, और तेलंगाना वाले क्षेत्र इसमें भी वनस्पति न के बराबर है। कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है तो पेड़ पौधे तो मिलते ही नहीं है, उसके अलावा कुछ क्षेत्रों पर घास जरूर मिल जाती है, ताकि वो क्षेत्र भी निर्जन क्षेत्र है। अब बात करें कि ये जो मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, पानी का अभाव होता है, जल का अभाव होता है। तो जल के अभाव में जो ये वृक्ष क्या करते हैं, यहाँ पर जो पेड़ उगते हैं वो अनुकूलन करते हैं। देखिए जैसे कि हम मान लीजिए कि हम अभी गर्म प्रदेश में रहते हैं, लेकिन हम अगर ठंडे प्रदेश में जाएंगे और वहाँ पर 1 महीने के लिए रुकते हैं तो हम अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है वहाँ पर जाकर हम उस एनवायरनमेंट, उस पर्यावरण के अनुसार ढलते हैं।
मान लीजिए वहाँ पर ठंड है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, और उसी अनुसार हमारी दिनचर्या होती है, उसी प्रकार का हम भोजन करते हैं, उसी प्रकार के हम हमारा रहना करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो पानी नहीं मिलने के कारण ये पेड़ क्या करते हैं, वृक्ष क्या करते हैं, अपना अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन कैसे करते हैं, इनकी जड़ें जो है बहुत लंबी गहराई तक होती है। देखिए पेड़ को पानी नहीं मिलेगा तो पानी की तलाश में जड़ें काफ़ी गहराई तक चली जाती है, और इनके पत्ते भी कम होते हैं, छोटे होते हैं, पत्ते नुकीले होते हैं, कांटे अधिक होते हैं। जिन पेड़ों को पानी कम मिल पाता है उन पेड़ों के पत्ते छोटे और उनमें कांटे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को ऐसे अनुकूलित करते हैं। अब इन वृक्षों की विशेषताएं क्या है कि इनकी जो जड़ें लंबी होती है, काफ़ी गहराई तक होती है, तना मोटा होता है, छाल युक्त होता है या चिकना होता है। जैसे आपने खेजड़ी का वृक्ष देखा होगा या बबूल का देखा होगा, तो उनकी छाल जो है मोटी होती है। वो इसी वजह से होती है मोटी कि क्योंकि ये क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनकी जो टहनियाँ है वो कांटेदार होती है, नहीं कांटे ज़्यादा होते हैं, पत्तियाँ कम होते हैं उनमें, और पत्तियाँ अगर होती है तो वो छोटी होती है, और जो फल जो होते हैं उनमें रस नहीं होता है, क्योंकि फलों में रस कब आता है, जब पेड़ को पानी प्रॉपर मात्रा में मिलता है, खनिज लवण प्रॉपर मात्रा में मिलते हैं, तब जाकर उसमें वो रस बन पाता है। पानी के अभाव में वो सूखे रहते हैं, फल भी रसीले नहीं रहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि जैसे ये तो हमने बात करी कि 50 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पर पेड़ पौधे कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, जो आपने हमारे यहाँ हमारे जयपुर वाले रीजन में भी है, जो फागी बबलू वाला रीजन आपने देखा होगा, सुना होगा, थोर केर बेर। देखिए केर आप हमारे गांव में सभी जगह उगता है, केर का जो अचार में डाला जाता है, तो उसकी कांटे झाड़ जो झाड़ियाँ होती है वो कांटेदार होती है, बेर की जो झाड़ियाँ होती है वो भी कांटेदार होती है। तो ये इस तरह की जहाँ पर बहुत कम मात्रा में पानी होता है वहाँ पर इस तरह की और केर बेर वगैरह ये कांटेदार झाड़ियाँ उगती है। तो इनके वार्षिक वर्षा का जो औसत रहता है वो 25 से 50 सेंटीमीटर ही रहता है। और इसी इन्हीं क्षेत्रों की अगर बात करें कि इन कांटेदार झाड़ियों के बीच बीच में कहीं पर जो है कांटेदार वृक्ष भी उग जाते हैं, जैसे खेजड़ी हुआ, बबूल हुआ, ये वृक्ष उग जाते हैं। उसके बाद देखिए वर्षा के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि कौन कौन से पेड़ कहाँ उगते हैं। देखिए नीचे से चलते हैं 200 से, स्क्रीन पे देख लेंगे आप, 200 से मैं पॉइंट आउट करता हूँ स्क्रीन पे इसको, कि 200 से अधिक अगर सेंटीमीटर से वर्षा रहती है वार्षिक, तो वहाँ पर आद्र सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 150 से 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा रहती है तो वहाँ पर शुष्क सदाबहार, सदाबहार वन 150 से 200 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बीच में होते हैं, लेकिन 200 से अधिक है तो आर्द्र सदाबहार वन उगेंगे, और अगर 150 से 200 सेंटीमीटर है तो शुष्क सदाबहार वन उगेंगे, ठीक है। आर्द्र के अंदर जो सदाबहार वनों में पानी की मात्रा अधिक होती है और शुष्क सदाबहार वनों में पानी की मात्रा कम होती है। फिर उसके बाद हम बात करें कि 100 से 150 सेंटीमीटर जो बारिश है, अब वो अगर होती है तो वहाँ पर आधे पतझड़ी वन मिलेंगे, यानी कि जो वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं वो पतझड़ी वन इस क्षेत्र में मिलेंगे 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। उसके बाद पतझड़ी में शुष्क आते हैं, जो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में अगर वर्षा होती है तो वो शुष्क पतझड़ी वनों के अंतर्गत आते हैं। फिर 25 से 50 सेंटीमीटर में जो आते हैं उसके अंतर्गत वो वृक्ष कहलाते हैं शुष्क वृक्ष, और 0 से 25 सेंटीमीटर अगर वार्षिक वर्षा का औसत रहता है वो कहलाती है शुष्क झाड़ियाँ। ये हमने पेड़ों को बांटा है वर्षा के आधार पर कि कहाँ कितनी बारिश है, उस बारिश के अनुसार वो पेड़ को वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा था शुष्क मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वाला। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा आता है अगला आता है शीतोष्ण कोणधारी वन। देखिए हमने कोणधारी वन के नाम से एक दिमाग में एक चीज बैठा रखी है कि साथ कोणधारी वन कहीं यूरोप या एशिया वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, एशिया के उत्तरी भागों में, लेकिन ऐसा नहीं है। कोणधारी वनों की जो गुणधर्म है उसको समझिए कि कोणधारी वन वहाँ मिलते हैं जहाँ पर ठंडी जलवायु हो। अब हम भारत की बात करें तो भारत का 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। अब बीचों बीच से गुजरने के कारण भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में आता है
और भारत का उत्तरी भाग है, ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हिमालय, ये जो क्षेत्र है ये आता है आपके शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कौन से प्रकार की वनस्पति मिलेगी आपको? कोणधारी वन मिलेंगे। ठीक है, कोणधारी वन का मतलब होता है कि देखिए मैंने बात की थी कि एक तो होता है उष्ण कटिबंध के वन, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो दोनों में अंतर है। उष्ण कटिबंध के जो वन है उनकी पत्तियां चौड़ी मिलेगी, कठोर लकड़ी होगी, जबकि जो शीतोष्ण कटिबंध के जो वन है उनकी जो है पत्तियां छोटी होगी, नुकीली होगी, और ये जो पेड़ है वो लचीले होंगे। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखिए, मध्य हिमालय में हिमपात के क्षेत्र में। मध्य हिमालय का मतलब है कि हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्वांचल जो क्षेत्र है जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम वाला क्षेत्र आता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य हिमालय, यानी कि उत्तराखंड वाला, यूपी वाला, बिहार वाला और हिमाचल प्रदेश वाला। ये जो क्षेत्र आता है ये आता है मध्य हिमालय में, इसमें सिक्किम भी इसी में आता है। तो मध्य हिमालय वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जहाँ पर हिमपात होता है उन क्षेत्रों में ये कोणधारी वन मिलते हैं। यानी बारिश कम होती है, हिमपात ज़्यादा होता है, हिमपात की वजह से ये जो पेड़ है अपनी इनकी पत्तियों की साइज छोटी हो जाती है पानी की कम मिलने के कारण, और इनकी जो पत्तियाँ नुकीली होती है और इनकी लकड़ी जो है वो कोमल होती है। ठीक है, तो इन वनों की क्या है, लकड़ी मुलायम तथा पत्तियां नुकीली होती है। अब इन वनों में कौन कौन से वन मिलते हैं? देखिए, जो हिमालय के पर्वतों की बात करते हैं इसमें मिलते हैं वन, वह चीड़ है, देवदार है, स्प्रूस है, फर है, जूनिपर, चिनार आदि। ये सारे वन कहाँ मिलते हैं? हिमालय वाले क्षेत्र में। अब अगर आप अवलोकन करेंगे तो ये सारे वन आपको दक्षिण भारत में, जहाँ पर सह्याद्री पर्वत हुआ या सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत हुआ, वहाँ पर ये पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि जलवायु, कि वहाँ पर बारिश भी है लेकिन सब कुछ है, पानी वगैरह इनको मिलता है, लेकिन जलवायु, मैंने कहा था कि जो मुलायम लकड़ी के जो पेड़ है वो शीतोष्ण कटिबंध जलवायु मिलेंगे, उष्ण कटिबंध में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पेड़ है, ये चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर, जूनिपर, चिनार, ये जो है पेड़ किस काम आते हैं? कागज एवं फर्नीचर के निर्माण में उपयोग है। कागज और जो है फर्नीचर बनाया जाता है। कागज जैसे कि कोमल जो लकड़ी के पेड़ होते हैं उनको काट कर उनको उनकी लुगदी बनाई जाती है और उस लुगदी से फिर कागजों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार इसी पर जो फर्नीचर की हम बात करें कि कभी भी देखिएगा फर्नीचर कठोर लकड़ी का नहीं बनाया जाता है। कठोर लकड़ी का फर्नीचर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो लकड़ी जल्दी टूटती है, फट जाती है जल्दी ही, और जल्दी ही उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए कठोर लकड़ी का कभी भी फर्नीचर नहीं बनाया जाता है। तो जो मुलायम लकड़ी होती है उस लकड़ी से हमेशा फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा चौथा प्रकार, इसमें वनों का जो है शीतोष्ण कोणधारी वन। उसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय वनों की। देखिए, हमने जो मिट्टियां पढ़ी थी उसमें हमने सबसे पहले मिट्टी पढ़ी थी पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर्वत होंगे वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, यानी कि छोटी पतली परत के रूप में पाई जाती है। तो ये पर्वतीय वन, जिनको कि सोलाश वन कहा जाता है, सोलाश वन, लेकिन महाराष्ट्र में इन वनों को वास कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। महाराष्ट्र में जो सह्याद्री पर्वत है वहाँ पर ये वन है, इनको सोलाश कहा जाता है। तो सुनी पर्वतीय जो वन है ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको पर्वतीय क्षेत्र में। अब कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय पठार एवं जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से संबंधित। प्रायद्वीपीय पठार मतलब जहाँ पर नीचे सह्याद्री पर्वत की बात करें हम, जो नीलगिरी और आपके अन्नामुराई, अन्नीमुड़ी, ये सारे पर्वतीय प्रदेश नीचे वाले, वो वाला क्षेत्र पूरा इसमें आता है। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जब हिमालय पर्वतीय प्रदेशों इसकी बात करते हैं, वो क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। तो इससे संबंधित जो वनस्पति है उसको हम पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। अब इसको विभाजित किया गया है विभिन्न प्रकार से। देखिए, पहला है इसमें उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। जो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध का जो संक्रमित क्षेत्र है 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, उस क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो उसमें पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तो इसके अंतर्गत ये जो वनस्पति उपोष्ण कटिबंधीय ये पाई जाती है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक। यानी कि जो पर्वत 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, उन पर उनकी ऊंचाई पर ये उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। अब इसके अंदर भी इनको विभाजित किया है कैसे
कि जो उपोष्ण इसको दो विभाजन किए गए हैं कि एक तो चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे आपको और एक चीड़ वनस्पति मिलेगी। उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन जो सदाबहार वन है वो मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंध की जो है विशेषताएं भी मिलती है, इस वजह से ये कुछ मात्रा में यहाँ पर ये वन मिलेंगे। दूसरे आपको उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ वनस्पति मतलब की जो शीतोष्ण कटिबंधीय विशेषताएं लिए होते हैं, जिनकी पत्तियां छोटी और नुकीली होती है, वो भी मिलेंगी। तो ये दोनों प्रकार की मिलेंगे आपको उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति में, दोनों प्रकार की आपको वनस्पति मिलेगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, ये तो उपोष्ण कटिबंध की बात करी हमने पर्वतों के क्षेत्र में, जो कहाँ मिलेंगे, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार के जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ मिलेंगे, और कुछ भाग इनका हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में भी मिलेगा। उसके बाद इसी में हम बात करते हैं कोणधारी पर्वतीय वनस्पति। देखिए, कोणधारी पर्वतीय वनस्पति की हम बात करते हैं, तो कोणधारी का जिसमें मैंने कहा था, कोणधारी वन वो होते हैं जो तिकोने होते हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली होती है। अब ये वनस्पति हमें कहाँ मिलेगी? 1000 से और 2000 मीटर तक हमें मिली थी उपोष्ण कटिबंधीय वाली जो है वनस्पति। अब हमें 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पर्वतों में 1800 से अगर 3000 मीटर की ऊंचाई की बात करें, तो उस ऊंचाई पर हमें कौन सी वनस्पति मिलेगी? कोणधारी पर्वतीय वनस्पति मिलेगी साहब। ठीक है। तो कोणधारी पर्वतीय वनस्पति 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलेगी। अब इस ऊंचाई पर क्या है, तापमान तो होता है कम, क्योंकि जैसे जैसे आप पर्वतों ऊपर को जाते जाएंगे, सूर्य का जो प्रकाश है वो बिखरता जाता है, तो वहां पर तापमान कम मिलता है। ठीक है। और वर्षा बढ़ जाती है। जो इसके पर्वत पदीय क्षेत्र होते हैं पर्वतों के, वहां पर वर्षा कम होती है, वहां पर केवल नदियां आती है, वर्षा कम मात्रा में होती है। लेकिन पर्वतों के भी ऊपरी ढाल वाले भाग है, वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं इन पर्वतीय ढालों से टकराती है और वर्षा करती है, तो तापमान कम होता है और वर्षा बढ़ जाती है। इस ऊंचाई की बात करें तो इस 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण यहाँ पर कोमल लकड़ी के वृक्ष मिलेंगे। ठीक है। कोमल लकड़ी के जो वृक्ष है, वो हमने कहा था कि जहाँ पर ठंड पड़ेगी, तो जो 3000 मीटर काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तापमान कम होने से ठंड बढ़ जाएगी, तो इस क्षेत्र में कौन से वृक्ष मिलेंगे आपको? कोमल लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। अब इन वृक्षों की सबसे अच्छी बात है कि ये वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक रूप से मतलब ये कॉमर्शियल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमने बात की सदाबहार वनों की, तो सदाबहार वनों से फर्नीचर वगैरह नहीं बनता है, तो उन लकड़ों का इतना महत्व नहीं है। लेकिन जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय वाले जो कोणधारी पर्वतीय वन है, इनका फर्नीचर बनने के कारण, कागज में काम आने के कारण इनका वाणिज्यिक उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बात करता हूँ कनाडा की। देखिए, कनाडा क्या है, इतनी ठंडे प्रदेश में है, वहाँ पर शीतोष्ण कोणधारी सारे वन वही पाए जाते हैं। तो कनाडा में जब बर्फ जम जाती है जब शीतकाल में, तो वहाँ पर वहाँ के जो लोग होते हैं वो उत्तरी इलाकों में जाते हैं, उन पेड़ों को, जो मुलायम लकड़ी के पेड़ उनको काटते हैं, उनके गड्ढे बनाते हैं, एक जगह बांध कर उनको, और बांधने के पश्चात उनको, जो वहाँ पर नदियाँ बहती है, उन नदियों के मार्ग में क्या बर्फ जमी रहती है, उन नदियों के मार्ग में रख आते हैं। जब धीरे धीरे वो बर्फ पिघलती है, तो बर्फ पिघलने के बाद वो जब नदियों का रूप धारण कर लेता है पानी, तो वो लकड़ी के जो लट्टे हैं वो अपने आप बहकर, जहाँ पर कारखाने लगाए हुए होते हैं नदियों के किनारे, वहाँ पर बहकर पहुँच जाते हैं और उस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से ये वहाँ का प्राथमिक व्यवसाय है कनाडा का, और इस प्राथमिक व्यवसाय के आधार पर ही ये कनाडा जो है एक विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। एकमात्र देश ऐसा है जो प्राथमिक व्यवसाय करने के बाद विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। तो ये सब वहाँ पर इस तरह से कार्रवाई की जाती है। अब इस वनस्पति को क्या है, दक्षिण भारत में शोला कहा जाता है। ठीक है। इस दक्षिण भारत में ये वनस्पति कोणधारी वनस्पति, जहाँ पर मान लीजिए 2500-3000 मीटर की ऊंचाई है पर्वतों की, वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाएगी, तो उस जगह को क्या कहा जाता है? शोला वन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने कोणधारी वनों की बात करी। अब हम बात करते हैं कि इसी में अल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति। देखिए, अल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति की बात करते हैं, तो जैसे आप कोणधारी वनों की जो है ऊंचाई है वो 3000 मीटर है। अब आप 3000 मीटर से जब ऊंचाई पर जाओगे, तो वहां पर धीरे धीरे क्या होता है कि बर्फ जमना शुरू हो जाती है। जितनी ऊंचाई पर जाओगे, तो बर्फ जमने के कारण वहाँ पर क्या है कि एक वनस्पति मिलती है अल्पाइन। अल्पाइन में क्या है कि पेड़ों की साइज इतनी बड़ी नहीं होती जितना कि मैदानी क्षेत्रों में होती है।
या निचले क्षेत्र में होती है। पेड़ों की जो है साइज या है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जो घास का विकास जो पता है नहीं, वहाँ पर चरागाह के लिए घास विकसित होती है। आपने सुना होगा कि जो हमारा जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार लगभग 4 से 5 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर है। 4 से 5 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर पठारी भाग होने के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे न विकसित होकर केवल घास के मैदान विकसित हुए हैं। तो वो घास के जो मैदान है वो इसी कारण विकसित हुए कि जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई पर बढ़ते हो, तापमान कम होता है। तो तापमान कम होने के कारण पेड़ों की साइज घटती जाती है और उसके अलावा वहाँ पर घास के मैदान विकसित होते हैं, तो वो एक चरागाह के रूप में होते हैं। अब हम बात करें कि हमारे हिमालय प्रदेश की, तो हिमालय प्रदेश में जो गुर्जर बकरवाल प्रजाति है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर और जम्मू कश्मीर वाले प्रदेश के अंदर, तो वो प्रजाति इन्हीं क्षेत्रों में बसी हुई है। इन क्षेत्रों में बसने का कारण ये है कि यहाँ पर एक विकसित चरागाह है। चरागाह का मतलब यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या है, घास उगाती है और उस घास घास से वो अपने भेड़ बकरियों को या पशुओं को चराकर अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, कंडीशंस पे डिपेंड करता है जलवायु की। जैसे हम बात करें कि भारत में जब मकर रेखा 23.5 डिग्री है, वहाँ पर अगर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती है, उस समय क्या है, बर्फ पिघल जाती है और बर्फ पिघलने के कारण इन क्षेत्रों में घास उगाती है। तो गर्मी के क्षेत्र दिनों के अंदर जो ये विभिन्न प्रजातियां हैं, अपने पशु पक्षियों को उन क्षेत्रों में ले जाती है, वहीं ये बस जाते हैं 6 महीने के लिए ऋतु प्रवास के दौरान। वहाँ बसकर ये उन पशुओं को चराते हैं, उनसे ये दूध मक्खन वगैरह, उनसे मांस वगैरह प्राप्त करते हैं, उसका व्यापार भी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब क्लाइमेटिक रीजन्स का चेंजेस होता है, यानी कि क्लाइमेट बदलता है, यानी कि जब सर्दी की ऋतु आती है, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो भारत में शीत ऋतु पड़ती है। तो शीत ऋतु पड़ने के कारण उन कुछ भागों के अंदर वहाँ पर बर्फ जम जाती है और बर्फ जमने के कारण वो घास के मैदान साफ हो जाते हैं, ढक जाते हैं बर्फ के कारण। तो पशु पक्षियों का जीवन यापन वहाँ पर मुश्किल रहता है। उस दौरान जो ये प्रजातियां हैं 6 मास के लिए फिर से ऋतु प्रवास करती है और ये घाटियों में प्रवेश करती है, यानी कि जो पहाड़ी ढालों पर जो 3,000 मीटर की ऊंचाई पर चले गए थे, वो वापिस से प्रवासित होते हैं जो पर्वतों की घाटियां हैं। उन घाटियों में आकर ये वहाँ पर पशुओं का पालन पोषण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो 6 महीने जो ये प्रजातियां हैं, गुर्जर बकरवाल की प्रजातियां पर्वतों की घाटी में रहती है, जबकि जो 6 माह ये पर्वतों के ढाल यानी कि ऊपरी प्रदेशों में रहती है। तो ये ऋतु प्रवास हमने जब लास्ट से पढ़ा था कि माइग्रेशन की बात करते हैं कि माइग्रेशन कैसे होता है, तो वो माइग्रेशन इसी प्रकार से होता है कि अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासित यानी कि माइग्रेट होते हैं। तो यहाँ पर ये हमने बात करी अल्पाइन पर्वतीय वनस्पति की, ये 3,000 मीटर से ऊंचाई पर अधिक पर ये जो है आपके अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। घास के अब बीच वाले को छोड़ दे, बीच वाले को दबा दे। ये कौन है रे? गिरी ना कोई इसकी पढ़ तो रखे हैं पर ये चला रही नहीं सब लेकर आए हैं, वो नहीं चला ही। ये देख इसको बंद कर ये रे बढ़िया। हां यार बंद कर मेरे जो अभी बुला दो कर थोड़ी अब बीच वाले को दबा दो, फिर आप अच्छे से करेंगे। चल जाएगा क्या? तो चार बीच चलाना भाई बंद कर दे और बंद कर दो बस। ये हमने 5 वनस्पतियों की बात करी। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगली जो हमारी वनस्पति आती है लास्ट में फाइनल इसके अंदर, वो आती है मैंग्रोव वन या दलदली वन। देखिए, हमने दलदली क्षेत्र या मैंग्रोव क्षेत्र पढ़ा था, वो था हमारा गुजरात का तट था, ठीक है। इसके अलावा हमने सुंदरवन का डेल्टा पढ़ा था जो गंगा नदी किनारे पर है। उसके अलावा हमने जो पढ़ा था जो केरल का तट था, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश का तट था। ये जो तटीय क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ अपना जो है अपने साथ बहाकर अवसाद लाती है और डेल्टाई क्षेत्र बनाती है, उन क्षेत्रों में ये वनस्पति मिलती है, ठीक है। अब ये मैंग्रोव वन क्यों कहा जाता है इनको? देखिए, एक तो सुंदरवन का जो डेल्टा है, उस सुंदरवन का डेल्टा में सुंदरी नामक एक वृक्ष होता है। उस सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर ही उसका नाम पड़ा सुंदरवन का डेल्टा, जो काफी क्षेत्र में फैला हुआ है। अब जो सुंदरी वृक्ष है उसकी खास विशेषता ये है कि उस पेड़ के न तो तने का पता लगता है, न उसकी जड़ का पता लगता है, न उसकी शाखाओं का पता लगता है। वो पानी में इस तरीके से फैला रहता है कि मूल रूप से उसकी जड़ें कहाँ हैं उसका पता लग ही नहीं पाता है।
वो सुंदरी वृक्ष की विशेषता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ है। तो इन वनों का जो विस्तार है वो है, इन वनों का जो विस्तार की बात करते हैं वो विस्तार है तटवर्ती ज्वारीय एवं दलदली प्रदेश। देखिए आपको क्षेत्र विशेष ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में है। गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पर हम बात करें कि राजस्थान की कुछ नदियां हैं, गुजरात की कुछ नदियां हैं, जैसे हम माही नदी की बात करते हैं, हम लूनी नदी की बात करते हैं, ये अपना पानी जो है कच्छ के रण में लाकर छोड़ देती है, मतलब वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। आगे इसमें पानी की मात्रा कम रहती है जिसकी वजह से इसका बहाव क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वो एक दलदली क्षेत्र बन गया है। तो उस दलदली क्षेत्र में इन वनों का विकास हुआ है। जो कच्छ का रण काफी बड़ा क्षेत्र है और उस कच्छ के रण में इन दलदल बनने के कारण वहाँ पर इन वनों का विकास हुआ है। इसके अलावा हम बात करें कि मुख्य क्षेत्र, एक तो गुजरात का तटीय क्षेत्र आ गया, ठीक है, उड़ीसा व बंगाल का डेल्टाई प्रदेश, क्योंकि उड़ीसा में महानदी आपको पता है दामोदर नदी, ये नदियाँ वहाँ है। दामोदर नदी तो बंगाल की जो मिल जाती है गंगा नदी में, बंगाल में जाकर, और जो महानदी है वो उड़ीसा से होकर बहती है, डेल्टाई क्षेत्र बनाती है। उड़ीसा और बंगाल का जो डेल्टाई प्रदेश है वहाँ पर ये दलदली या मैंग्रोव वन मिलेंगे। उसके बाद हम आंध्र प्रदेश की बात करें कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के अंदर जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो कुछ नदियां हैं ये भी अपना डेल्टा वही बनाती है। इन डेल्टाई क्षेत्र में भी ये दलदली वन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब इन वनों में बात करें तो इन वनों में जैसे कि हमने कहा कि सुंदरी नामक वृक्ष की प्रधानता रहती है। सुंदरी नामक वृक्ष है, इसी के नाम पर ये जो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है उसका नाम सुंदरवन पड़ा, तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण ही वो पड़ा। ठीक है, अब खारे जल में विशेष अनुकूलन के माध्यम से वृक्ष अपने आप को बचाते हैं। देखिए जो तटीय क्षेत्र में खारा जल है, क्योंकि समुद्र में आपको पता खारा जल है, लेकिन यहाँ पर ये वन क्यों विकसित हुए, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ भी अपना पानी लाती हैं, ठीक है, उसके साथ अवसाद भी लाती है और वो समुद्र में आकर वहाँ पर मिलती है। तो वहाँ पर मिलने के कारण तो पानी न तो खारा रहता है न ही मीठा रहता है, बल्कि वो एक मॉडरेट उसमें रहता है कि न खारा न मीठा। तो उस स्थिति में ये वन वहाँ पर विकसित होते हैं, अपना अनुकूलन करते हैं उसके अनुसार। अब इसकी बात करें, इसके जो अन्य वृक्षों की बात करते हैं इस प्रदेश के, वो अन्य वृक्षों में देखिए इस प्रदेश के अन्य वृक्ष है फिनिक्स व सिनेरेटा। ये तीन वृक्ष ज्यादातर मिलेंगे, सुंदरी, फिनिक्स और सिनेरेटा। इन डेल्टा क्षेत्रों में तीन प्रकार के वृक्ष आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर इनका जो विस्तार की बात करें कि इनका विस्तार कहाँ है, सर्वाधिक जो विस्तार है वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सर्वाधिक जो विस्तार की बात करें पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में है, क्योंकि पूरा डेल्टाई क्षेत्र है। गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात में जो एस्चुरी है, एस्चुरी आपने सुना होगा, एस्चुरी का मतलब होता है कि डेल्टा और एस्चुरी में फर्क है। डेल्टा जब नदी को एक अपना पानी एक शांत रूप में महासागर में गिराती है उसको डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, बिखरे हुए रूप में फैलकर। जबकि हम एस्चुरी की बात करें या ज्वार नदियों की बात करें तो एस्चुरी या ज्वार नदियों को हम कहते हैं कि जब पानी कुछ ऊंचाई से गिरता है, यानी कि भारत का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब है और नर्मदा ताप्ती नदियां ढाल के विपरीत दिशा में बहती है, क्योंकि ये अध्यारोपित वो प्रतिरूप बनाती है इसलिए, तो उस रूप में बहते हुए ये कुछ ऊंचाई से अपना पानी गिराती है, जिसे कि हम कहते हैं एस्चुरी। तो एस्चुरी के वहाँ पर डेल्टा नहीं है तो वहाँ पर ये वन विकसित नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं गुजरात में कच्छ के रण की, तो कच्छ का रण है, वहाँ पर जो राजस्थान की, गुजराती और एमपी की कुछ नदियाँ वहाँ पर पानी लाकर जमा कर देती है। फिर उसके बाद उस ढाल के अनुसार वो अरब सागर में नहीं गिर पाती है, पानी वहीं इकट्ठा रहता है और उस इकट्ठे पानी की वजह से वो दलदली क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से ये वन वहाँ पर विकसित हुए। तो पश्चिम बंगाल हुआ, गुजरात हुआ, वो आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में भी गोदावरी का डेल्टा है, उस क्षेत्र में भी ज़्यादातर ये वन मिलेंगे। ठीक है, अब डेल्टाई जो है क्षेत्र में पाए जाने वाले इन वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है, ये आपका वनस्पति वाला चैप्टर जो है वो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से आपके जो है क्लाइमेट वाला रीजन चलेगा हमारा, थोड़ा लंबा चलेगा पोर्शन, उसके बारे में कल से हम चर्चा करेंगे।